नमस्कार, स्वागत है आपका सूर्य समाचार के खास शो प्रजा के पहरेदार में। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। प्रजा के पहरेदार कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक मर्तबा फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत की, जिसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले लगातार हंगामा हो रहा था। चर्चा हो रही है देश और प्रदेश के विकास की, देश के संविधान की, जिस पर एक बार फिर राज्यसभा में चर्चा हुई। इस दौरान जहां सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला और संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया, वहीं विपक्ष ने जीरो टॉलरेंस और अडानी का मुद्दा भी उठाया, जिसे लेकर दोनों तरफ से वार पलटवार देखने को मिला है। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को पेश किया गया, जिस पर विपक्षी नेताओं की ओर से आपत्ति दर्ज करवाई गई और इस बिल को लेकर कई तरह के आरोप भी लगाए गए, जिस पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पलटवार भी किया और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया। आखिर क्या है वो आरोप और सांसद ने क्या दिया है जवाब, इन सभी विषयों को हम आपको विस्तार से बताएंगे अपने खास शो प्रजा के पहरेदार में। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास शो प्रजा के पहरेदार। राज्यसभा सत्र की शुरुआत सभापति जगदीप धनखड़ ने उस्ताद जाकिर हुसैन को याद कर और उन्हें श्रद्धांजलि देकर की, जिसके बाद संसद में कई सांसदों ने प्रस्ताव रखा और उसके बाद शुरू हुई भारत के संविधान की 75 सालों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा। उस्ताद जाकिर हुसैन transcended the boundaries of art and culture, elevating Indian music to global prominence. As an iconic ambassador of Indian classical music, he bridged the cultural divides, bringing the rich traditions of Indian percussion to the global stage. His extraordinary contributions were widely recognized, including through the awards Padam Shri in 1988, Padam Bhushan in 2002, and Padam Vibhushan in 2023. In a historic moment in 2024, he became the first Indian artist to win 3 Grammy Awards in a single night. भारत के संविधान की चर्चा के तहत सबसे पहले नेता सदन जेपी नड्डा ने संसद को संबोधित किया और संविधान निर्माताओं को याद करने के साथ ही उनके योगदान की चर्चा भी इस दौरान की। तो मैं संविधान के निर्माताओं को, जिन्होंने गहन चिंतन, गहन मनन और चर्चा करके एक तरीके से कहा जाए तो उस चिंतन और मनन का एसेंस जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, उस पर उन्होंने डेलिब्रेट किया और यह संविधान हम सबको दिया। इसके लिए देश हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ है और हमेशा याद रखेगा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डेलिब्रेट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक शेप दिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने संसद को संबोधित करते हुए अपने देश की संस्कृति का मजाक उड़ाने वाले लोगों पर भी हमला बोला और बताया कि कैसे हमारा संविधान अपने शब्दों के जरिए हमारी संस्कृति की धरोहर को सहेजता है। मैं यहां यह भी ध्यान में लाना चाहता हूं, आजकल हमें संस्कृति की बातचीत करते हैं तो कई बार तकलीफ भी होती है कई लोगों को। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं। मैं उनके सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में भी अजंता अलोरा की गुफाओं का उसमें छाप दिखती है। उसमें हम सबको कमल का भी छाप दिखता है और कमल इस बात को प्रतिबिंबित करता है, कमल इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि हम कीचड़ में से, दलदल में से निकल करके आजादी की लड़ाई लड़ करके।
संसद को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद किया और बताया कि कैसे कांग्रेस ने उनकी अपेक्षा की थी, लेकिन अब कांग्रेस भी सरदार पटेल का जिक्र कर उन्हें याद करती है। देश को जोड़ने का काम आदरणीय सरदार पटेल जी, भारत के होम मिनिस्टर, उनको दिया गया और यह मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत समय बाद मैंने कांग्रेस के तरफ से भी सरदार पटेल का नाम सुना, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद। आफ्टर years I heard from the Mukharbin of the Congress people speaking about लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने 562 रियासतों को जोड़ा, 562। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा इस पर बोल रहे थे, तभी अचानक उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने उन्हें रोका। इसके बाद सभापति ने अर्मेनिया की संसद के अध्यक्ष एलन मोनियन और अर्मेनिया से आई डेलीगेशन का स्वागत किया जो भारत दौरे पर आए हैं। माननीय नड्डा जी, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, on behalf of this august house, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Alen Simonian, President of the National Assembly of the Republic of Armenia, along with the members of the parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guest. राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को देश को एकजुट करने का काम सौंपा गया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि लंबे समय के बाद मैंने कांग्रेस की ओर से भी सरदार पटेल का नाम सुना। बहुत दिनों के बाद मैंने कांग्रेस के लोगों को महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बोलते हुए सुना। उन्होंने 562 रियायतों को एकजुट किया और जम्मू कश्मीर को तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए छोड़ दिया। आर्मेनिया से आई डेलीगेशन के स्वागत के बाद जेपी नड्डा ने एक बार फिर संसद को संबोधित किया और जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मंशा पर सवाल खड़े किए और शेख अब्दुल्ला को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगा दिया। एक जम्मू कश्मीर की रियासत जिसका जिम्मा जवाहरलाल नेहरू जी, उस समय के प्रधानमंत्री जी ने लिया था, और हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने जो इस देश के साथ जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय किया था, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन के माध्यम से इस बात का प्रयास हुआ कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के विषयों में इन्वॉल्व किया जाए, और उसके लिए जम्मू कश्मीर के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप अंबेडकर से बात करो, अंबेडकर जी से बात करो, बाबा साहब अंबेडकर जी से। इस दौरान जेपी नड्डा ने जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जिक्र किया, जिन्होंने आर्टिकल 370 का विरोध किया था, लेकिन उसी समय की तत्कालीन सरकार ने उस विरोध की आवाज को नकार दिया था। मुझे यह गौरव है ये बोलते हुए कि उस समय के जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस आवाज को उठाया और कहा, एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और उन्होंने बलिदान दिया। श्रीनगर की जेल में संदेहास्पद स्थिति में उन्होंने अंतिम सांस ली। यह इस बात का प्रमाण है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, अगेन आई विल टॉक अबाउट द गुड लॉट एंड द बैड लॉट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता जी ने चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू जी को और यह कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनकी रहस्यमय मौत हुई है, लेकिन वह आवाज दबा दी गई, वह रिक्वेस्ट को नकार दिया गया। यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है।
इस दौरान जेपी नड्डा ने 35A का भी जिक्र किया, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर की नागरिकता निर्धारित की गई थी, जिसमें POK से आए शरणार्थियों की भी नागरिकता नहीं मिल पाई थी। बाकी किसी को भी स्टेट का सिटीजनशिप, स्टेट की डोमिसाइल नहीं दी जाएगी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक देश में 2 विधान हो गए थे, 2 प्रधान हो गए थे, 2 निशान हो गए थे। तो एक काम दिया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, और वह हम सबको धारा 370 के रूप में देखने को मिला, और पिछले दरवाजे से 35A देखने को मिला। और इसके माध्यम से मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि जो POK से आए हुए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो आए, वह शरणार्थी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन सके। इसको भी हमको ध्यान में रखना। सदन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से लोकतंत्र विरोधी दिवस में शामिल होने का आह्वान भी किया। कल हमारे आदरणीय खड़गे जी अब कहते हैं कि हम इमरजेंसी की चर्चा करते हैं। भाई, आपने 25 साल में यह तोहफा दिया संविधान में, 25 साल का पहला तोहफा आपकी तरफ से आया, हम चर्चा क्यों ना करें? आप कहते हैं कि अब कल अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे थे, अरे भाई हमने माफी मांग ली, माफी हो गई, आप इमरजेंसी को छोड़ दीजिए। हम कैसे मान लें? अभी इमरजेंसी को आए हुए 50 साल अगले साल हो जाएगा। 25 तारीख को लोकतंत्र विरोधी दिवस मनाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो, इस बात का हम आह्वान करते हैं। वो 50 साल हम इमरजेंसी के प्रजातंत्र के गला घोटने का कुत्सित प्रयास हुआ। इस दौरान जेपी नड्डा ने आपातकाल के दौरान मीडिया के भी योगदान को सराहा और बताया कि कैसे मीडिया ने उस समय की सरकार का विरोध किया था और डटकर उनके सामने मीडिया के लोग खड़े रहे थे। अरे आपको मालूम नहीं है मीडिया का तपस्या? आप जरा 1975 के इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन के आप एडिटोरियल्स निकाल करके देखिए, ब्लैंक है, ब्लैंक। और वो डट के खड़े रहे। आज हम भूल नहीं सकते स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि लोटा लेकर के आया था, लोटा लेकर के चला जाऊंगा, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपना जीवन सर्वस्व कर दिया। आप मॉडर्न इंडिया में दूसरा है सर, इनका तपस्या का डेफिनेशन दूसरा है। आप देखिए कैसे लोग थे जिन्होंने बहादुर शाह जफर मार्ग में अंधेरा छा गया था। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि हम प्रगतिशील नहीं हैं। मैं उनका ध्यान यह दिलाना चाहूंगा कि संविधान की मूल प्रति पर अजंता और एलोरा की गुफाओं को छापा भी गया था। इस पर हमें कमल की छाप भी दिखाई देती है। कमल इस बात को दर्शाता है कि कीचड़ और दलदल से निकलकर आजादी की लड़ाई के बाद हम एक नई सुबह के साथ, नए संविधान के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। इसीलिए हमारा संविधान भी हमें कमल से प्रेरणा देता है कि तमाम परेशानियों के बावजूद भी हम लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सदन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने उस समय की तत्कालीन सरकार पर न्यायिक प्रणाली के उल्लंघन का भी आरोप लगाया और बताया कैसे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में नियम का उल्लंघन कर दिया था। ऐसी बातों को ध्यान में जब रखा गया तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस JM शेलार, जस्टिस KS हेगड़े और जस्टिस AN ग्रोवर, who had upheld the basic structure, उनको सुपरसीड करके AN रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और बताया कि कैसे कांग्रेस ने चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया, जिससे राज्यों में अलग अलग चुनाव की नौबत आन पड़ी थी। कि आज आप वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है।
क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, उसको आपने आर्टिकल 352 लगा करके स्टेट्स को बारंबार चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला दी। आर्टिकल 356, आई एम सॉरी, I stand corrected, Article 356. Now, Article 356 have been used 90 times. Nehru ji used 8 times. Indira Gandhi ji used 50 times, half a century. Rajiv Gandhi ji used 9 times. Manmohan Singh used 10 times. इस दौरान जेपी नड्डा ने सदन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स का आरोप लगा दिया और कांग्रेस की ओर से मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय की बात भी इस दौरान उनकी तरफ से कह दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में फैसला दिया। एक इंदौर की महिला को कंपेंसेशन के रूप में उसको तलाक के बाद उसको जीवन यापन के लिए उसका फैसला हुआ। आपने उस समय के मुस्लिम क्लर्जी के और उनके दबाव में आकर के आपने शाहबानो केस के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लेकर के आए। और पार्लियामेंट में आप अमेंडमेंट लेकर के आए जिसमें आपने राजीव गांधी जी के नेतृत्व में अपीजमेंट को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ध्यान में रख करके यह फैसला लिया गया। और मैं यहां एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। आप में करेज नहीं था, आप में हिम्मत नहीं थी, आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से दबे हुए थे, आप अपीजमेंट से दबे हुए थे, आप अपीजमेंट को नरिश कर रहे थे। सदन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताने से भी पीछे नहीं हटे। जिन्होंने 55 साल राज किया उनका मत आपके सामने रखा। अब देखिए, आप काका कालेलकर रिपोर्ट आप लेकर के आए, आपने 1955 में काका कालेलकर रिपोर्ट रख दी और 1955 से लेकर के 22 साल तक आप बैठे रहे। आपने रिजर्वेशन के बारे में कुछ सोचा नहीं। आज आपको आतुरता हो रही है रिजर्वेशन की और आप बड़े चैंपियन बन रहे हैं। 22 साल आप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन कौन लेकर के आया? जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई। मंडल कमीशन आप 1979 मंडल कमीशन, 1 जनवरी मंडल कमीशन 1979। 6 सितंबर और 6 सितंबर को राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन को तथ्यात्मक त्रुटियां का हवाला देते हुए, रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए मंडल आयोग को क्रियान्वयन करने का विरोध किया। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, ये जो त्योहार हम मनाते हैं ये एक प्रकार से संविधान के प्रति हमारा समर्पण है, संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि हम इस अवसर का सदुपयोग राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति के लिए करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ना केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि ये लोकतंत्र की जननी भी है। नेता डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने सदन को संबोधित करते हुए जीरो टॉलरेंस को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा और अडानी जैसे कई मुद्दों को लेकर जांच की मांग भी की। The second amendment, addition of secular socialist and secular boards and insertion of fundamental duties. 73rd and 74th amendment 1992, grassroots level of democracy through panchayats and local bodies. Right to Information Act 2005, Manrega 2005, 93rd amendment reservation for OBCs, right to education as fundamental right 2009, National Food Security Act 2012, Land Acquisition Act 2013 and so on.
इनमें मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इनमें किन अमेंडमेंट पर उनको परेशानी है और ऐसा कौन सा अमेंडमेंट ये लोगों ने पिछले 10-11 साल में लाया है। चेयरमैन सर, प्रधानमंत्री ने 11 संकल्प की बात की, उसमें उन्होंने जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात की। अगर इतना ही है तो अदानी के मुद्दे पर जेपीसी में क्यों जेपीसी की गठित नहीं होती, राफेल के घोटाले में क्यों जेपीसी नहीं बनाई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में इंक्वायरी क्यों नहीं की, पेगासिस पर जांच क्यों नहीं की, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने संसद में देश को आर्थिक असमानता का मुद्दा उठाते हुए वो नजर आए और सत्ता पक्ष से आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कदम उठाने की अपील भी उनकी तरफ से की गई। उससे पूर्व आर्टिकल 39 क्लॉज सी है सर, अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इनकम इनइक्वालिटी का इस देश में जो आलम है, हम टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। टाइम बॉम्ब है ये, और ये सबको इंपैक्ट कर रहा है, ना सिर्फ गरीब मजलूम वर्गों को, मध्यम वर्ग को। अभी हालिया रिपोर्ट आई कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, लेकिन उनकी प्रॉफिट का एम्प्लॉय के सैलरी में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है सर। रिलेटिव डिप्रिवेशन का जन्म हो रहा है। 44 तक पहुंचिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तक, लेकिन रास्ते में एक मील का पत्थर है आर्टिकल 39C। वहां रुकिए, ठहरिए, सोचिए कि इसको, क्योंकि अंबेडकर साहब को आप कोट कर रहे थे सोशलिज्म के बारे में, वो कहते थे कि वो तो रचा बसा है, सेक्युलरिज्म रचा बसा, मानता हूं, लेकिन उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड और इंडस्ट्री की भी बात की थी। मैं उसकी पैरोकारी आज के दौर में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे ना हो जाएं कि एक को चादर से ढकने के चक्कर में पूरा देश नग्न सच्चाई से रूबरू होता रहे। इस दौरान आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी उठाया और संसद से वन नेशन वन इलेक्शन पर विस्तार से चर्चा की अपील भी की। वन नेशन की वो साइकिल टूटी थी। वन नेशन वन इलेक्शन की साइकिल मिड 60s में टूटी। आज क्या गारंटी है, हम कैसे अगले चुनाव तक ले जाएंगे? Will it be a proxy governance? Then it won't it undermine the idea of will of the people? मैं समझता हूं कि इस पर विशद चर्चा हो और तभी जाकर के। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट से मतदाता सूची से नाम कटाने का आरोप लगाया, जिस पर राज्यसभा सदन नेता जेपी नड्डा ने पलटवार भी किया। भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट कटवाने का आवेदन दिया। करावल नगर ने 2 कार्यकर्ताओं ने 3260 वोट कटवाने की अर्जी दिया। मुस्तफाबाद में एक व्यक्ति ने 534 वोट मैं नहीं कर रहा। आई एम नॉट एल्डिंग सर, आई एम नॉट एल्डिंग। लीडर ऑफ द हाउस, आई एम नॉट। नहीं सर, ऐसे आप तो फिर ऐसे अलाउ करेंगे। आपको हम समय देंगे, आप देखिए। लीडर ऑफ द हाउस। नहीं, मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात ये है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। माने संजय जी, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने सर, मैं इनका नमन करता हूं। इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने जेपी नड्डा के रोहिंग्या वाले बयान को
पूर्वांचलियों का अपमान बता दिया। दरअसल संजय सिंह संविधान पर बहस के दौरान दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का मुद्दा उठा रहे थे, जिसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की बात कर रहे हैं, वो प्रावधान भी संविधान ने ही दिया है। जिसमें देखने वाली बात यह है कि इतने दिन ये सत्ता में कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट पर तो नहीं बने हुए हैं। वहीं लोकसभा की कार्रवाई की बात करें तो लोकसभा की कार्रवाई में अध्यक्ष ओम बिरला ने आर्मेनिया की संसद के अध्यक्ष एलन मोनियन और आर्मेनिया से आई डेलीगेशन का स्वागत किया, जो 20 दिसंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे। आर्मेनिया के संसदीय प्रतिमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी मान्य सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानीय अतिथि आर्मेनिया की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट श्री एलेन सिनोनियान और वहां के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने तो सीधा सीधा सवाल सरकार से पूछा था, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम न्यूनतम मजदूरी के साथ तुलना नहीं कर सकते क्योंकि किसान की मासिक आय क्या है इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, सरकार ने वादा किया था कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, तो किसान की आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई, सरकार ये जवाब दे दे। और अगर नहीं हुई तो कब तक इसको पूरा करने का काम करेंगे किसान की आय। किसानों की आय के बारे में एनएसएस की एक रिपोर्ट, वही हम लोग प्रमाणिक मानते हैं। उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय 2002-03 में ये आय थी 2115 रुपया महीना। ये बढ़कर 2018-19 में हो गई 10,218 रुपया महीना। और इसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर एसपी सांसद आनंद भदौरिया संतुष्ट नजर नहीं आए और उन्होंने दोबारा कृषि मंत्री से सवाल पूछा, जिस पर कृषि मंत्री ने जवाब दिया और आने वाले समय में किसानों की और अधिक आय वृद्धि करने की बात भी कही। जमीन पर हालात भाषण से अलग है। मैं जानना चाहता हूं एमएसपी कब मिलेगी, किसानों का कर्जा कब माफ होगा, डीएपी कब मिलेगी, किसान के हालात कब सुधरेंगे। और मैंने जो गांव में पूछा था 23-24 के दौरान देश में किसानों की प्रति व्यक्ति आय का राज्यवार वर्षवार ब्यौरा क्या है, उसका उत्तर भी नहीं मिला है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, एमएसपी पर आज भी खरीद हो रही है। सोयाबीन हम अभी भी खरीद रहे हैं और तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना की सरकार ने कहा कि सोयाबीन का किशन रेड्डी जी बैठे और ज्यादा खरीदना, टारगेट बढ़ाओ, तो उसकी अनुमति देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिसूचित फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है, डीएपी लगातार आ रहा है, किसानों की आय बढ़ाने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। जो आय बढ़ी है 2019 तक, उसके पूरे आंकड़े, और 2019 के बाद और तेजी से ये आय बढ़ रही है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, किसानों की आय बढ़ाने में, दुगनी करने में लगातार हम काम कर रहे हैं। बात आती जग में। इस दौरान विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को भी पेश किया, जिस पर विपक्ष की ओर से आपत्तियां दर्ज करवाई गई। इसके बाद अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को जेपीसी में भेजा है, जहां इस बिल पर विस्तार से चर्चा होगी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। With your permission, I beg to move for leave to introduce
the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India, ये आइटम नंबर 18 में है। और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूं। थैंक यू सर। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर विरोध किया और इस बिल को संविधान के लिए खतरा बताया। इससे समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी सहमत नजर आए और उन्होंने इस बिल पर विरोध जताया। I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। वहीं विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के आरोप पर पलटवार किया और इसे राजनीति से प्रेरित करार दे दिया। पहले इस देश के कानून मंत्री थे, जिस वर्ग से बाबा साहब आते थे उसी वर्ग से मैं आ रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अवसर दिया है मुझे, तो अध्यक्ष जी मैं ये बात सदन में रख रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा में बहस के दौरान, नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, यू हैव टू लिसन टू मी, संविधान सभा में बहस के दौरान यू हैव ऑब्जेक्टेड, सो यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने क्या कहा? संघवाद का मूल सिद्धांत यह है, बाबा साहब का कोट है ये, आई एम कोटिंग इट। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये बाबा साहब का कोट ही है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जब बात जेपीसी की आ रही है तो डिटेल चर्चा जेपीसी में ही होगी। मैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का धन्यवाद करना चाहूंगा, जितनी डिटेल से चर्चा इस पर हुई है। ये कहते हैं कि ये अचानक आ गया। 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने का विचार किया है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सदन को संबोधित किया और ईडी की ओर से जब्त की गई संपत्तियों की जानकारी दी और कहा कि इन सभी जब्त की गई संपत्तियों का इस्तेमाल सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण में किया जाएगा। 22,280 crores in major cases, and I would like to list the number of cases, sir. Vijay Mallya case, 14,131.6 crore. Complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. So there's no way in which I can go on listening to very many members who, without the facts, go on saying, no, haircut has happened, big people are allowed to take the money, small people are being punished. No way. We've not left anyone. Even if they fled the country, we've gone after them. ED has collected this money and given back to the public sector banks. 14,131.6 crores only from Vijay Mallya. Nirav Modi. Attached properties is what I'm talking about, ma'am. There can still be some more cases, but attached properties and their monies have gone to the public sector banks. And this is the money that is obtained from them. Nirav Modi case, 1,052.58 crores has been restored to the public and private banks. National Spot Exchange Limited, NSEL scam, 17.47 crores have been obtained and given to the banks. SRS Group, which is the SRF Group's Pearl City and Prime projects in Gurugram, 20.15 crores, that is the property restored. Rose Valley, 19.40 crore. Surya Pharmaceutical Limited, 185.13 crore. Novera Sheikh and others, the Hira Group, 226 crore. Amrutesh Reddy, Naidu and others, 12.73 crores. Mehul Choksi and others, 2,565.90 crores have all been taken. And then liquidators in the different Geetanjali group of companies to carry out valuation and auction of the attached or seized properties worth 2,565 crore is also happening. Nafisa Overseas and others. काबिल गौर हो कि राज्यसभा में एक बार फिर संविधान पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष की ओर से कई मुद्दे उठाए गए और तीखी जुबानी जंग भी देखने को मिली, जिसे देखने से एक बार ऐसा लगा कि एक बार फिर राज्यसभा का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। मान्यवर, जो कहते थे लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं होगा, मैं वो सभी लोगों को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75 साल हो गए हमारे साथ भी पास पड़ोस में दुनिया भर में कई लोग आजाद हुए, नई शुरुआत की, वहां कई बार अकस्मात हुए, लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। हमारा लोकतंत्र आज पाताल तक गहरा पहुंचा है। अनेक परिवर्तन रक्त की एक बूंद बहाए बगैर हमने करे हैं और विचारधाराओं के आधार पर भी परिवर्तन करे हैं। अनेक तानाशाहों के गुमान, अभिमान और अहंकार को चूर चूर करने का काम इस देश की जनता ने किया है, मगर लोकतांत्रिक तरीके से किया है। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए किसी का। भाजपा ने 16 साल राज किया, माननीय
6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी करेंगे। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की, और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में एक बार फिर सत्र की शुरुआत होने के कुछ ही देर बाद हंगामा देखने को मिला। जो हंगामा था वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध का, जो अब जेपीसी में रखी गई है, जहां इस पर विस्तार से चर्चा होगी और उन सभी सवालों और संदेह को दूर किया जाएगा जिसे लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि संसद का आगामी सत्र कैसा रहेगा और आने वाले दिनों में संसद में हो रहे विषयों की चर्चा किस तरीके से होती है, और चर्चा जब होगी तो उस पर ही निर्भर करेगा कि हंगामा बरपेगा या फिर चर्चा सुचारू रूप से होगी। अभी के लिए प्रजा के पहरेदार में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।